हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद सिम। तो टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज जिस पोइट्री के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो होने वाला है हंगर, जिसे लिखा है जयंत महापात्र ने। अब जयंत महापात्र की हम बात करें तो इंडियन लिटरेचर में, इंडियन पोइट्रीज में इनका नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वह इसलिए क्योंकि इनके जो पोइट्रीज होते थे वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक्स पे होते थे। ऐसे टॉपिक्स जो हमें सोचने पर मजबूर कर दे कि हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत। और यही नहीं बल्कि इनके पोइट्रीज बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी होते थे, क्योंकि टॉपिक सेंसिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये लिखा करते थे तो कुछ सारी चीज़ें हैं जो दूसरे लोगों को पसंद नहीं आती थी और इसी वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हो जाती थी। पोइट्री में आगे बढ़ने से पहले जयंत महापात्र के बारे में मैं ऐसी 3 चीज़ें बताना चाहूँगी जो कि इस पोइट्री को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ जयंत महापात्र को भी। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये फर्स्ट इंडियन हैं जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है पोइट्री के लिए। पहले भारतीय हैं जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है कविताओं के लिए। दूसरी बात ये कि ये उड़ीसा से बिलोंग करते थे, तो उसी वजह से ये अपने पोइट्रीज में उड़ीसा के जोग्राफिकल रीजन्स, वहाँ की सीनिक ब्यूटी, वहाँ के लैंडस्केप्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा करते थे। अपनी पोइट्रीज में ये वहाँ के ब्यूटी को दिखाते थे और साथ ही साथ वहाँ के अगलीनेस को भी दिखाते थे। तो ऐसा नहीं था कि ये बस उसकी एक जगह की या किसी एक चीज़ का बस एक साइड ही दिखाए, बल्कि ये एक कॉइन के दोनों साइड्स दिखाते थे हमें। और तीसरी बात ये हो गई कि ये जो भी पोइट्रीज लिखा करते थे उनमें इनकी पर्सनल लाइफ की झलक रहती थी। पर्सनल लाइफ, अपने निजी जीवन से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होकर पोइट्रीज लिखा करते थे। ये जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस करते थे, जो भी चीज़ें समझते थे, उन चीज़ों को लेकर ही ये अपने व्यूज़ रखा करते थे अपने पोइट्रीज के थ्रू। तो अगर हम इनके पोइट्रीज के टॉपिक्स के बारे में बात करें तो मोस्टली टॉपिक्स जो रहते थे वो इनके होते थे सोशल इश्यूज, लव, सेक्स, मैरिज, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, पॉवर्टी और प्रोस्टिट्यूशन। तो अपने शुरुआती दौर में इन्होंने तो बहुत अच्छी स्वीट पोइट्रीज लिखना शुरू किया, जैसे कि लव, सेक्स, ऐसी सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने लिखना शुरू किया। बट जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए हमें एक चेंज देखने को मिला, हमें एक परिवर्तन देखने को मिला इनके पोइट्रीज में, जो कि था इनके टॉपिक्स का चेंज होना। लव पोइट्रीज से हटके अब सोशल इश्यूज पे, प्रोस्टिट्यूशन पे और लव के दूसरे साइड को दिखाने पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे। तो अगर हम इस पोइट्री की बात करें तो इस पोइट्री का टॉपिक होने वाला है सोशल इशू, पॉवर्टी एंड प्रोस्टिट्यूशन। अगर हम इसके स्टैंजा की बात करें तो इसमें 4 स्टैंजाज है जिसमें 5 लाइन्स है और इनमें कोई राइम स्कीम नहीं है। तो सबसे पहले मैं पोइट्री आपको पढ़ के सुनाऊंगी और उसके बाद हम स्टैंजा वाइज इसे डिस्कस करने वाले हैं। हंगर। It was hard to believe the flesh was heavy on my back. The fisherman said, "Will you have her?" carelessly trailing his net and his nerves as though his words sanctified the purpose with which he faced himself. I saw his white bone thrash his eyes. I followed him across the sprawling sand, my mind thumping in flesh sling. Hope lay perhaps in burning the house I lived in. Silence gripped my sleeves, his body crawled at the froth his old net had only dragged up from the seas. In the flickering dark, his leaned to open like a wound. The wind was I and the day and nights before. Palm fronds scratched my skin. Inside the sack, and oil lamps played the hours bunched to those walls. Over and over, the sticky shoot crossed the space of my mind. I heard him say, "My daughter, she just turned 15. Feel her. I will be back soon. Your bus leaves at 9. The sky fell on me and a father's exhausted while. Long and lean, her ears were cold as rubber. She opened her wormy legs wide. I felt the hunger there. The other one, the fish slithering, turning inside." तो ये थी पोइट्री, और पोइट्री सुन के ही आपको पता चल गया होगा कि ये टॉपिक कितना सेंसिटिव है और आगे हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इस पोइट्री में हम 3 कैरेक्टर्स को देखेंगे। तो फर्स्ट जिससे हम इंट्रोड्यूस होते हैं वो एक ट्रैवलर है जो कि पोइट्री ये लिख रहा है उसके व्यू पॉइंट से है, और जो दूसरा है वो एक फिशरमैन है। तो फर्स्ट स्टैंजा को हम समझेंगे। "It was hard to believe the flesh was heavy on my back. The fisherman said, 'Will you have her?' carelessly trailing his net and his nerves as though his words sanctified the purpose with which he faced himself. I saw his white bone thrash his eyes." तो सबसे पहली बात ये कि ये जो ट्रैवलर है इसे बहुत ही ज़्यादा अनईजी फील हो रहा है। इसमें कुछ ऐसे डिज़ायर्स हैं जो कि एक भूख है, द डिज़ायर टू सेटिस्फाई हिज
sexual needs to satisfy his physical needs. जिससे ये लेके काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा भी है और ये उसे छिपाने की भी कोशिश कर रहा है। और एक सेंस ऑफ गिल्ट भी है इसमें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर। और ये बात फिशरमैन को पता चल जाती है और वो फिशरमैन बहुत ही केयरलेसली ये कहता है कि विल यू हैव हर। तो ये क्या करता है, ये फिशरमैन किसी को ऑफर कर रहा है, किसी लड़की को ऑफर कर रहा है कि विल यू हैव हर। अभी हमें इस पॉइंट तक ये नहीं पता कि ये लड़की कौन है और ये ऐसे इतनी केयरलेसली क्यों कह रहा है। और केयरलेसली से एक दूसरा लाइन भी जुड़ा है जो कि ये होगा कि बहुत ही केयरलेसली उसने समुद्र से वो नेट खींचा। तो ये बहुत ही जाहिर सी बात है कि ये पहली बार नहीं है कि जब उसने समुद्र से अपने नेट को बाहर निकाला हो और उसमें एक भी मछली ना फंसी हो। तो कहीं ना कहीं हमें ये दिखता है कि ये जो इंसान है ये बहुत ही ज़्यादा मजबूर है विथ विच ही फेस्ड हिमसेल्फ। और यहाँ से हम ये समझते हैं कि ये इंसान जो है ये दो चीज़ों में बटा हुआ है। एक तो इसका प्राइड, इसकी डिग्निटी, और दूसरा जो है वो होगा इसकी मजबूरी। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी मजबूरी है इसको जिस वजह से ये कह रहा है कि विल यू हैव हर। और ये बहुत ही कैजुअली, बहुत ही केयरलेसली कह रहा है। सेकंड स्टैंजा देखेंगे। I followed him across the sprawling sand, my mind thumping in flesh sling. Hope lay perhaps in burning the house I lived in. Silence gripped my sleeves. His body crawled at the froth his old nets had only dragged up from the sea. तो सेकेंड स्टैंजा से हम ये देखते हैं कि ये जो इंसान है वो उसके पीछे पीछे, फिशरमैन के पीछे पीछे चला जाता है। जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ है वो बस फर्स्ट स्टैंजा में हुआ है, सेकेंड स्टैंजा में कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है। ये बस चुपचाप उस फिशरमैन को फॉलो करता है और इसके मन में एक साउंड है, एक थम्पिंग साउंड है जो कि उस भूख की है, जो कि उस प्लेजर को सेटिस्फाई करने की भूख है, उसकी आवाज़ है। तो ये पीछे पीछे उसके चला जाता है और जहाँ पे ये रुकते हैं वहाँ पे थर्ड स्टैंजा में उस घर का डिस्क्रिप्शन है। बट उससे पहले एक और बात, ये साइलेंस ग्रिप्ड माई स्लीव्स हिज बॉडी क्रॉल्ड एट द फ्रॉथ। ये जो लास्ट के दो लाइन्स है इसमें हम क्या समझते हैं कि एक साइलेंस थी दोनों के बीच में, क्योंकि इसने पहले ही कहा कि इसमें एक गिल्ट है। तो एक गिल्ट है, एक साइलेंस है, और दोनों में, ऐसा बात नहीं है कि ये बस एक ही इंसान में, बल्कि ये दोनों में है। द वन हु इज ऑफरिंग द गर्ल, द वन हु इज टेकिंग द गर्ल। तो इन दोनों में ही ये चीज़ कॉमन है कि दोनों में ही गिल्ट है और दोनों में ही शेम है। इस वजह से ये बात भी नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से ये ज़्यादा रिएक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा नोटिसेबल है। तो हम ये देखते हैं और इसकी मजबूरी हमें कहाँ दिखती है कि ये जो फिशरमैन है जब भी अपने नेट को अपने नेट को सी से निकालता है तो उसमें एक भी फिश नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ उस समुद्र का झाग होता है, जिस वजह से इसकी मजबूरी साफ दिखाई दे रही है कि ये क्यों ऑफर करता है उस लड़की को। थर्ड स्टैंजा में हम देखेंगे उस घर का डिस्क्रिप्शन जहाँ पे ये आके रुके हैं। In the flickering dark, his lean to open like a wound. The wind was I, and the day and night before. Palm fronds scratched my skin. Inside the sack, and oil lamps played the hours punched to those walls. Over and over, the sticky shoot crossed the space of my mind. तो थर्ड स्टैंजा को हम देखेंगे तो ये जो घर है, जब ये फिशरमैन उसको अपने घर में अंदर लेके जाता है तो ऐसा लगता है मानो इस फिशरमैन ने अपना कोई जख्म इसे दिखाया हो, क्योंकि ये जो घर है इसका सिचुएशन देख के ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल फीलिंग आती है, बहुत ही ज़्यादा एक दुख वाली फीलिंग आती है, सैडनेस आती है, क्योंकि ये जो घर है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है और पाम लीफ से बना है। इट्स बेसिकली अ हट जो कि पाम लीफ से बना है, और ये पाम लीव्स जो है वो इस ट्रैवलर के हाथ को स्क्रैच कर देते हैं। छोटा स्पेस है तो ये ज़्यादा मूवमेंट कर भी नहीं पाता और एंटर करते ही इसके हाथों पे स्क्रैचेस आ जाते हैं। और इस घर में मानो जैसे यही पहला पॉजिटिव चीज़ हो जो घर में आया हो। इस घर में एक ही दरवाज़ा है जो ज़्यादातर बंद रहता है और खिड़कियां हैं ही नहीं, जिस वजह से ऐसा लगता है मानो ये हवा का पहला झोंका हो जो इस ट्रैवलर के साथ इस घर में एंटर कर रहा हो, क्योंकि ये हवा का झोंका ना तो कल था और ना ही कल होने वाला है, आज ही है जो कि इस ट्रैवलर के थ्रू इस घर में आया है। अगली चीज़ जो हम नोटिस करेंगे इस घर में वो ये है कि ये जो घर है अंदर से बहुत ही ज़्यादा डार्क और डल है, और वो इसलिए है क्योंकि इस घर में लाइट का कोई सोर्स ही नहीं है। एक ऑयल लैम्प, तेल का दिया जल रहा है, जिस वजह से ये घर में थोड़ी सी लाइट है, बट उस दिए के कारण जो स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से जो दीवारें हैं वो बहुत ही ज़्यादा काली पड़ गई हैं, चिपचिपी पड़ गई हैं, और साथ ही साथ एक अजीब सी स्मोकी स्मेल भी है उसके अंदर, विच मेक्स द रूम
appear to be very very shabby and obviously unhygienic तो है ही. Fourth stanza हम देखेंगे. I heard him say, "My daughter, she just turned 15. Feel her, I will be back soon. Your bus leaves at 9. The sky fell on me and a father's exhausted whine. Long and lean, her ears were cold as rubber. She opened her wormy legs wide. I felt the hunger there. The other one, the fish slithering, turning inside." तो हमें ये पता चलता है कि ये जिस लड़की से मिलवाने इस ट्रैवलर को लेके आया था, ये और कोई नहीं बल्कि इसकी खुद की बेटी है. और ये बच्ची जो है वो बस 15 साल की है, जिससे ये पता चलता है कि ये जो भी चीज़ें कर रही है इसके बारे में इसको ज़्यादा नॉलेज है भी नहीं, ये विलिंगली भी नहीं कर रही है, इसकी मजबूरी है जो इसे ये चीज़ें करनी पड़ रही है. आई विल बी बैक सून एंड ये बस लीव्स एट 9. तो ये फादर ये लाइन कह के क्या उसे इंडिकेट कर रहा है कि मैं तुम्हें प्राइवेसी दे रहा हूँ, यू टेक योर टाइम विथ हर. अब ये बात कहना एक फादर के लिए बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही यू नो शेमफुल भी है कहीं ना कहीं, अपनी डॉटर को ही ऑफर करना किसी अनजान को जस्ट बिकॉज दे नीड सम फूड, दे नीड सम मनी. ये बहुत ही ज़्यादा यू नो डिस्टर्बिंग भी है इन अ वे. और इसी चीज़ की वजह से द स्काई फेल ऑन मी, यहाँ पे एक लाइन है, द स्काई फेल ऑन मी एंड अ फादर्स एग्जॉस्टेड वाइफ. तो ये लाइन्स जब फिशरमैन ने कही तो मानो जैसे एक आसमान टूट पड़ा हो इस ट्रैवलर पे. पर ये जो आसमान टूटा था इस ट्रैवलर पे ही नहीं टूटा था बल्कि उस फिशरमैन पे भी टूटा था. क्यों? क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल है एक फादर के लिए ये कहना कि शी इज़ माई डॉटर, हैव सम प्राइवेसी विथ हर. और एक ट्रैवलर को ये सुनना, एक इंसान को ये सुनना कि ये फादर अपनी ही बेटी को ऑफर कर रहा है, ये भी एक बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज़ है. तो इसी वजह से दोनों को बहुत ही अजीब फील होता है. पर यहाँ पे अगेन देयर इज दिस सेंस ऑफ मजबूरी. तो ये लास्ट के 2 लाइन्स हैं इस पोइट्री में, इस स्टैंजा के. यहाँ पे क्या कहते हैं कि शी ओपन्ड हर वर्मी लेग्स वाइड. तो ये जो लड़की है, जो डॉटर है, जो इज जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड, ये इस ट्रैवलर को देख के समझ जाती है कि ये इंसान उसके पास किस लिए आया है, क्यों आया है. और ये बिना कुछ क्वेश्चन किए शी ओपन्स हर वर्मी लेग्स वाइड, indicating that she is inviting him. He should come, do whatever he is supposed to do and then leave. तो यहाँ पे अगेन कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, जस्ट एक्शन से ही पता चल जा रहा है कि यहाँ पे क्या बातें हो रही है, क्या चल रहा है. तो इस डॉटर के इस एक्शन से हमें ये पता चलता है कि ये इस डॉटर का फर्स्ट टाइम भी नहीं है जो ये ऐसे इस इंसान को देख रही हो. ये पहले भी just for their basic survival has thrown herself into such activities. तो ये basically prostitution का काम कर रही है to get some money to sustain her life. इस एक्शन से हमें 2 चीज़ें पता चलती है कि इन तीनों में बहुत ही ज़्यादा गिल्ट है, बहुत ही ज़्यादा मजबूरियाँ हैं. तो ये फादर की मजबूरी क्या है कि इसके पास पैसे नहीं है और ये जो काम करता है उससे इतने पैसे नहीं आ पा रहे हैं, जिस वजह से इसे अपनी डॉटर को प्रोस्टिट्यूशन में ढकेलना पड़ रहा है, अपनी डॉटर को सेल करना पड़ रहा है टू सस्टेन अ लाइफ. और जो डॉटर की मजबूरी है वो ये है कि शी इज़ क्वाइट यंग और ऑब्वियसली इनके पास हमें क्लियरली दिख रहा है कि इनके पास खाने को पैसा नहीं है. तो एजुकेशन, प्रॉपर हाइजीन, प्रॉपर क्लोथ्स, इन सब की बात तो आती ही नहीं. तो इनके पास ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें लाइफ में है ही नहीं. तो ये इंसान बेसिकली अपनी भूख को, फिजिकल नीड्स को मिटाने यहाँ पे आया था. बट जब इनकी सिचुएशन दिखता है, जब इनके हालात दिखता है, जब देखता है कि ये लोग कैसे जी रहे हैं पॉवर्टी में, कैसे इनके पास कुछ ना हाइजीन के लिए स्टफ़ है, ना लाइट है, ना प्रॉपर लाइट सोर्स है, ना फूड सोर्स है, ना वाटर है. तो इससे फील होता है कि यू नो एक फिजिकल हंगर, भूख, बॉडी के हंगर से भी बढ़कर एक भूख है, एक और भूख है जो कि है खाने की भूख. तो ये जो फ़िश है बिल्कुल उस फ़िश को रेप्लिकेट करती है. कैसे ये फ़िश जो पानी में स्लिदर कर रही है, वैसे ही कुछ फ़िश क्रैम्प्स उसके पेट में हो रहे हैं भूख के वजह से. तो अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए इनके पास और कोई रास्ता नहीं है एंड द ओनली ऑप्शन दैट इज़ लेफ्ट इज़ टू सेल देयर बॉडीज़. और यहाँ पे जो ट्रैवलर है ना, ये ट्रैवलर भी गिल्टी फील कर रहा है इस वजह से, क्योंकि इसे अजीब सा लग रहा है कि इसे ये सारी फीलिंग्स अचानक से क्यों हो रही है और किस वजह से हो रही है. पर साथ ही साथ इसमें मजबूरी भी है क्योंकि ही इज़ नॉट बीइंग एबल टू कंट्रोल दिस हंगर, द हंगर ऑफ हिज बॉडी. तो ये पोइट्री यहीं पे ख़त्म हो जाती है. और जैसा कि इस पोइट्री का टाइटल है हंगर, तो यहाँ पे हंगर ऑब्वियसली 2 चीज़ों को इंडिकेट कर रही है. एक द हंगर फॉर फूड, अदर द हंगर फॉर बॉडीली प्लेजर्स. तो यहाँ पे
इन 2 चीज़ों की वजह से हम क्या देख पा रहे हैं, सोशल इश्यू देख पा रहे हैं, हम साथ-साथ देख रहे हैं पॉवर्टी और साथ-साथ ही देख रहे हैं प्रोस्टिट्यूशन। तो ये जो चीज़ें हैं, जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी की वजह से लोग प्रोस्टिट्यूशन में ढकेले जा रहे हैं। ये जो प्रोस्टिट्यूशन है, ये किस चीज़ को बढ़ावा दे रही है? वो सोशल इश्यूज़ को बढ़ावा दे रही है। और इसी वजह से ये तीनों चीज़ें कवर हो जा रही है एक साथ, और साथ ही साथ ये इंडिकेट करती है लोगों की मजबूरियाँ, कि लोगों की कैसी-कैसी मजबूरियाँ होती है जिस वजह से लोगों को लाइफ में कुछ भी करना पड़ जाता है। तो एक इज़ फॉर फूड एंड द अदर इज़ फॉर बॉडीली प्लेजर्स, और इन 2 चीज़ों के लिए लोग किसी भी हद तक गिर जाते हैं, किसी की भी मजबूरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। और तो दिस पोएट्री हैज़ एन ओपन एंडिंग। तो यहाँ पे ये ट्रैवलर क्या डिसाइड करता है, क्या नहीं, वो हमें नहीं पता। बट देन एक ओपन एंडिंग पे हमें लाके छोड़ दिया जाता है, जो कि हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर हम इन कैरेक्टर्स की जगह पे हो तो हम क्या करेंगे, और अगर यू नो ये कैरेक्टर्स ने आगे क्या किया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये पोएट्री समझ में आई होगी, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऑल्सो प्लीज़ डू लीव अ कमेंट, एंड टिल देन कीप स्टडिंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।